Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India, Law and Engineering। आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम हाई कोर्ट्स इन इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं और पहला टॉपिक लेते हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो जो हमारा हाई कोर्ट है वो एक स्टेट के अंदर जो है हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जब हमने कोर्ट सिस्टम ऑफ इन इंडिया पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये देखा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और स्टेट लेवल पे हमारा क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। तो इट इज टर्म्ड एज द सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है और सेकंड नंबर पे हमारे हाई कोर्ट आते हैं। अगर हम करेंटली देखें तो हमारे इंडिया के अंदर अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। अब हम अपने इंडिया के अंदर हाई कोर्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे हाई कोर्ट हमारे इंडिया के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुए। तो सबसे पहले 1858 में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था। द पार्लियामेंट पास द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 which suggests the establishment of high court in place of supreme court in three presidencies, calcutta, madras and bombay। ठीक है, पहले लगभग 1861 में हमारे इंडिया के अंदर कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे ये तीन हाई कोर्ट हुआ करते थे, क्योंकि अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे और ये अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो तीनों के अपने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट थे। 1858 में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, उसके बेस पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, और उसमें ये कहा गया कि कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उनको खत्म करके उनकी जगह हाई कोर्ट जो है उनको खोला जाए, है ना, हाई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जाए। द चार्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा वाज ऑर्डर्ड इन May 1862 एंड दैट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर ऑर्डर इन जून 1862। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 जब पास हो गया तो उसके बाद सबसे पहले मई 1862 में कैलकाटा कोर्ट के लिए चार्टर जो है वो या उसका ऑर्डर दिया गया, उसको ओपन करने का, उसको एस्टेब्लिश करने का, और जून में मद्रास और बॉम्बे का दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैलकाटा है, कैलकाटा हाई कोर्ट, वो फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है। ओके, अब इसके पीछे रीजन क्या था हाई कोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन एस्टेब्लिश करने का? द रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट वाज द नीड फॉर अ सेपरेट जुडिशरी बॉडी फॉर डिफरेंट स्टेट, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हर एक स्टेट के लिए एक सेपरेट जुडिशरी हो और वो सेपरेट जुडिशरी जो है पर्टिकुलर स्टेट के मैटर को क्या करे, हैंडल करे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट देयरफॉर डिसाइडेड टू अबॉलिश the then existing Supreme Court and Sadar Adalat and replaced it with High Court। तो उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट थे, जैसा हमने अभी पहले देखा, कैलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे, उनको एबॉलिश कर दिया और साथ में लोकल लेवल पे जो सदर अदालत थी उनको भी एबॉलिश कर दिया और इनकी जगह अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करने का ऑर्डर पास किया। Certain rules and eligibility criteria was set for the appointment of judge in any high court, and later after independence, as per article 214 of the Indian constitution, it was declared that every Indian state must have their own high court। ठीक है, तो अलग अलग क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको टाइम टू टाइम चेंज किया गया, सेट किया गया कि हाई कोर्ट में कैसे जज का अपॉइंटमेंट होगा। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एस्टेब्लिश हो गया, है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हर एक स्टेट के अंदर जो है हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल हमारे इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट है और जिसमें सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट है वो है हमारा आंध्र प्रदेश। इट इज द रिसेंट स्टेट टू हैव द हाई कोर्ट
High Court was established in Andhra Pradesh on 1st January 290. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई के अंदर किस तरह से चीफ जस्टिस या कितने जजेस होंगे। तो जब हम ब्रिटिश रूल की बात करते हैं, है ना, तो ब्रिटिश रूल के टाइम में ईच हाई कोर्ट हैज अ चीफ जस्टिस एंड मैक्सिमम 15 अदर जजेस, है ना। एक हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता था और दूसरे अलग से 15 हाई कोर्ट के जजेस हुआ करते थे। लेकिन बाद में इस कंपोजिशन को चेंज कर दिया गया है ना, जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। अब क्या होता है, एवरी हाई कोर्ट शैल हैव अ चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है जिसको हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, है ना। देयर वॉज नो फिक्स नंबर ऑफ जजेस हु कुड बी अपॉइंटेड फॉर ईच हाई कोर्ट। पहले तो नंबर ऑफ जजेस फिक्स थे, 15 हुआ करते थे, लेकिन अब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। Additional judges can also be appointed for the clearance of cases pending in the court, but their tenure कैन नॉट एक्सीड मोर देन 2 years। ठीक, एडिशनल जजेस को अपॉइंट करने का भी प्रावधान है हमारे इंडिया के अंदर, है ना। हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, और जब लगता है कि हाई कोर्ट में केसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, उनको क्लियर करना है, उनको सॉल्व करना है, उनमें जजमेंट देने, तो एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर लिया जाता है। और उनका जो टेन्योर होता है मगर वो 2 साल से अधिक नहीं होता। 2 साल के लिए एडिशनल जजेस को रखा जा सकता है। नो वन अबव द एज ऑफ 62 years कैन बी अपॉइंटेड एज एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर किसी जज की एज 62 ईयर्स से ऊपर हो जाएगी तो उसको हाई कोर्ट के लिए, जज के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। There is no uniformity among the high courts regarding the number of judges they will have. A smaller state shall have less number of judges in comparison to the larger state. तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, है ना, लेकिन उनमें नंबर ऑफ जजेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 25 हाई कोर्ट्स हैं और सब में 15-15, 20-20 जजेस हैं, है ना। वो डिपेंड करेगा कि स्टेट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, केसेस का नंबर क्या है। तो अगर स्मॉलर स्टेट है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे केसेस भी कम आएंगे, और केसेस अगर कम आएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ जजेस जो होंगे वो कम होंगे, और लार्जर स्टेट में नंबर ऑफ जजेस ज्यादा। नाउ हाई कोर्ट जूरिडिक्शन, हाई कोर्ट का कहाँ कहाँ पे अधिकार क्षेत्र होता है ना, तो उसको हम 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला इसमें ओरिजिनल जूरिडिक्शन। इन सच काइंड ऑफ केसेस द एप्लीकेंट can directly go to the high court and does not require to raise an appeal. It is mostly applicable for cases related to the state legislative assembly, marriages, enforcement of fundamental rights, and transfer cases from other courts. ओरिजिनल जूरिडिक्शन का मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट होता है वो डायरेक्टली, है ना, कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक, और इसमें बेसिकली ऐसे केसेस जो विधानसभा से रिलेटेड होते हैं, मैरिजेस से रिलेटेड होते हैं, एंड, है ना, फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट करने की बात आती है, या कोई केस जो है दूसरे कोर्ट से ट्रांसफर होके हाई कोर्ट में आया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल जूरिडिक्शन। ऐसे केसेस में डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। सेकंड है इसमें पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। अंडर दिस हाई कोर्ट होल्ड्स द राइट टू ऑर्डर इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसेस एंड कोड the way of maintaining records, prescribed rules for holding proceedings in the court. इस केस में हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी ऑफिसेज हैं, या हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, या मींस हाई कोर्ट से लोअर जो कोर्ट्स हैं, वो उनको जो भी केसेस होते हैं उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, है ना, जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है, कह सकता है। तो एक तरह से हाई कोर्ट के पास पावर क्या है कि वो अपने से लोअर कोर्ट में सुपरवाइजरी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द जजमेंट, प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर परपेचुअल मेमोरी। परपेचुअल मेमोरी क्या होती है? जो खत्म नहीं होती। ठीक है, तो जो भी केसेस आते हैं हाई कोर्ट में,
तो कोर्ट बेसिकली उनका रिकॉर्ड रखने के लिए उनके पास एक प्रोसीजर है कि जो भी जजमेंट होंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, है ना। और क्योंकि रिकॉर्ड रख लेंगे तो वो रिकॉर्ड कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज दीज रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी फर्दर क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अगर इन रिकॉर्ड्स का कोई कंटेम्प्ट करता है, वायलेशन करता है, तो उसको पनिशमेंट देने का प्रावधान है। और दूसरा, ये जो जजमेंट है, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, इनको आगे फ्यूचर में आने वाले केसेस में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है appellate jurisdiction. This is for cases where people have risen a complaint about a review of the judgment given by the district level or subordinate court of that territory. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, या कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट है ना, उसने कोई ऑर्डर दे दिया, तो उस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं appellate jurisdiction. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, तो हाई कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही मे कंसल्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर जो भी जज अपॉइंट होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा होंगे, और इसके लिए प्रेसिडेंट जो होंगे वो उस स्टेट के गवर्नर से, राज्यपाल से कंसल्ट करेंगे। साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे कंसल्ट करेंगे। और साथ में ही हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे भी कंसल्ट करेंगे। ठीक, हाई कोर्ट जज इज ऑल्सो ट्रांसफर टू अदर हाई कोर्ट। आपस में हाई कोर्ट है ना, पूरे 25 हाई कोर्ट हैं, तो एक जज का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में हो सकता है। दिस डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कौन निर्णय लेता है, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो निर्णय लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है हाई कोर्ट जज के लिए। तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे द पर्सन मस्ट हैव बीन अ बैरिस्टर फॉर मोर देन 5 years, मतलब 5 year का एक्सपीरियंस हो एज अ लॉयर। He has been a civil servant for 10 years along with serving the जिला कोर्ट for at least 3 years. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जिला कोर्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, सिविल सर्वेंट हो 10 साल के लिए। अ पर्सन बीन अ प्लीडर फॉर ओवर 10 years इन हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एक तरीके से वही लॉयर हो। ठीक है, और उनकी एज जो है 62 ईयर से ऊपर ना हो, तो ऐसे जो पर्सन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट उनको किया जा सकता है। द लॉ स्टेट्स दैट एवरी स्टेट मस्ट हैव अ सेपरेट हाई कोर्ट, है ना, सेपरेट हाई कोर्ट होना सबका जरूरी है, लेकिन कुछ छोटे स्टेट हैं, है ना, उनका कंबाइंड जो है हाई कोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ पंजाब एंड हरियाणा कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ पंजाब हाई कोर्ट सिटिंग एट चंडीगढ़। Besides, there is a common high court for 7 states: Assam, Nagaland, Manipur, Tripura, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट हमारे इंडिया के अंदर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उसको हम फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी बोलते हैं, उसके आगे अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। तो जुडिशियल रिव्यू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हिस्ट्री देख लेते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा विद फुल पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा 1773 में, और उसको सारी पावर और अथॉरिटी दी गई थी। और इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बेसिकली जो केसेस थे, कंप्लेंट्स थे, वो इसमें सुने जाएंगे। ठीक है, बाद में जो किंग जॉर्ज थर्ड थे, उन्होंने मद्रास सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया 1800 में,
और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया 1823 में, है ना। तो ये 3 सुप्रीम कोर्ट हो गए थे हमारे इंडिया के अंदर। उसके बाद जैसे अभी हमने हाई कोर्ट में भी देखा, इंडिया हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में, है ना। और तो उसने इन सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश कर दिया, है ना, सदर अदालत को अबॉलिश कर दिया और इनकी जगह हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश करने का जो रिजोल्यूशन था वो पास किया। ठीक। These high courts had the distinction of being the highest court for all cases till the creation of Federal Court of India under the Government of India Act 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, और हमने वहां पे ये कहा था कि इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रोविजन दिया गया है कि इंडिया के अंदर एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे 1935 में आगे चल के फिर एक फेडरल कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और यही कोर्ट आगे चल के क्या बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, in 1947 the constitution of India came into being on 26 January 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया। The Supreme Court of India also came into existence and its first sitting was held on 28 January 1950। 2 दिन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कहें तो एस्टेब्लिश हो गया, और उसकी फर्स्ट सिटिंग 28 जनवरी 1950 को हुई। ठीक। और जो भी उसके बाद जो भी लॉ डिक्लेयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, है ना, तो उसके नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या और भी कोई कोर्ट हो, वो सब उसको मानते हैं। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 एंड चैप्टर 6। ठीक है, पार्ट 5 और चैप्टर 6 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 of the constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and procedure of the supreme court। ठीक। तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक, है ना, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी कैसे रहेगी, उसके अधिकार क्षेत्र क्या रहेंगे, क्या क्या पावर्स रहेंगी, क्या प्रोसीजर रहेगा सुप्रीम कोर्ट को चलाने का, ये सब आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन। The Indian Constitution under Article 124 states that there shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India, and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। है ना, पहले जो हमारा आर्टिकल था 124, उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और टोटल नंबर ऑफ जजेस जो होंगे वो 7 होंगे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे ये जो फिक्स नंबर था इसको धीरे धीरे चेंज किया गया, और फिर हमारे इंडिया के अंदर एक बिल पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019। और इस बिल के बाद, इस बिल को पास होने के बाद हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस हो गए, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। ठीक। नाउ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हम ये सब जानते ही हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो दिल्ली है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इस केस में भी, सुप्रीम कोर्ट के केस में भी जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का वो प्रेसिडेंट करते हैं। The CJI is appointed by the president after consultation with such judges of the Supreme Court and High Court as he deemed necessary। ठीक। CJI का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। और इसके लिए अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों से राय लेनी है या हाई कोर्ट के जजेस से राय लेनी है तो वो ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके बेस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अदर जजेस जो होते हैं वो भी किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, और उसके लिए वो कंसल्टेशन किससे लेते हैं, सीजीआई से लेते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं जिसको प्रेसिडेंट जरूरी समझते हैं।
The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of judges other than Chief Justice. ठीक है. Now, appointment of Chief Justice. The senior most judge of the Supreme Court is appointed as Chief Justice of India. हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली क्या फॉलो किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे मैंने अभी बताया था 33 जजेस है ना. तो उन 33 जजेस में जो भी सीनियर होगा वो अगला सीजेआई बन जाएगा. ठीक है. तो अभी हमारे जो सीजेआई है ना, वो है बोबड़े जी सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. अब बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, अब जो भी सीनियर होगा उनमें से वो अगला हमारा सीजेआई जो है अपॉइंटमेंट होगा उसका. ठीक. नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस. सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है एक तो इंडिया के सिटीजन हो, है ना, हाई कोर्ट में जज रहे हो 5 साल के लिए, या वो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए, या वो प्रेसिडेंट की नजरों में कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज अपॉइंटमेंट की नहीं है सुप्रीम कोर्ट में. कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया कि कितने मिनिमम एज में जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट हो सकता है. तो मिनिमम एज कोई फिक्स नहीं है. ठीक. फिर जब ये जजेस जो होते हैं, जब इनका अपॉइंटमेंट होता है तो पहले ये शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं. अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलवाते हैं. इन हिज ओथ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, क्या मतलब शपथ लेते हैं, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment to perform the duties of the office without fear and favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and the laws. ठीक है. जब वो शपथ लेते हैं तो वो यही बोलते हैं कि वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखेंगे, इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की सॉवरेंटी को अपहोल्ड रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, और फेथफुली अपना डिसीजन लेंगे, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे. और जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो उनको किसी बात का डर या किसी बात का फेवर को वो नहीं मानेंगे, है ना, डरेंगे नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉ को अपहोल्ड करके रखें. ठीक. टेन्योर ऑफ जजेस देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के. तो इनका जो कार्यकाल होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो फिक्स नहीं होता है ना. मतलब 5 साल 6 साल ऐसे फिक्स नहीं है. बस उसके लिए कंडीशन ये है कि 65 ईयर से ज्यादा एज ना हो, है ना. मान लीजिए 60 ईयर्स में उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज का अपॉइंटमेंट किया, तो जैसे 65 होगी वो रिटायर हो जाएंगे. या अगर 62 ईयर्स की एज में उनको अपॉइंट किया है तो जैसे ही 3 साल बाद उनकी एज 65 होगी तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा. हाँ, बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट को रिटर्न में रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. ठीक है. उनको रिमूव भी किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट जो है चाहे तो, लेकिन किसका रिकमेंडेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट का. अगर पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन है तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन को मान के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके ऑफिस से रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक. लेकिन अब जो रिमूवल होगा जजेस का वो कैसे होगा, है ना. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के ऑर्डर से तो रिमूव होगा, लेकिन पहले क्या होगा, पहले पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा. The president can issue the removal order only after an address by parliament has been presented to him in the same session for such removal. ठीक. और वो जो एड्रेस होगा उसके बाद जो रिमूवल ऑर्डर प्रेसिडेंट पास करेंगे उसको स्पेशल मेजोरिटी मिलनी चाहिए, है ना. इसका मतलब 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, तभी जज को हटाया जा सकता है. ठीक. दूसरा, ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है हमारे इंडिया के अंदर, है ना, 1968 में ये पास हुआ था. तो इसमें ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट महाभियोग चला के भी हटाया जा सकता है, लेकिन आज तक हमारे इंडिया के अंदर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है. ठीक है. सैलरीज की बात करें
So the salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament. ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस और क्या इनको प्रिविलेजेस मिलेंगी, लीव क्या मिलेगी, इनकी पेंशन क्या होगी। और पार्लियामेंट जो है इनकी सैलरी को एक तरह से मैं कहूँ तो उसको रोक भी सकता है। किस टाइम पे? अगर इंडिया के अंदर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है तो उस टाइम पे इनकी सैलरी को रोक भी सकता है। ठीक है, नाउ एक्टिंग चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कार्यवाहक चीफ जस्टिस। वो ऐसा किन कंडीशन में करते हैं? इफ द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, ऑफिस उनका खाली हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जो अभी चीफ जस्टिस थे, है ना, वो या तो रिटायर हो गए या उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्परेली एब्सेंट, टेम्परेरी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एब्सेंट है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नाउ एडॉक जजेस, अब कई बार देखा गया है कि परमानेंट जो जजेस होते हैं उनसे कोरम पूरा नहीं होता, मतलब जितने होने चाहिए जजेस 33 होने चाहिए, 33 नहीं हो पा रहे हैं। तो उस केस में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, है ना। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो हाई कोर्ट के किसी जज को एडॉक बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो किससे कंसल्ट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, उससे एंड प्रेसिडेंट के कंसर्न से ये करेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, उसके लिए जो भी प्रोसीजर बनाना है वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाता है, लेकिन उसको अप्रूवल कौन देता है? उसको अप्रूवल प्रेसिडेंट देते हैं। फिर हमने इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग वैसे पीछे कहीं पढ़ चुके हैं, पीछे किसी चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने वाला एक तरह से गारंटर है ना। अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का भी गार्जियन है। तो लेकिन ये सारे काम तब कर पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इट्स इंडिपेंडेंस बिकम वेरी एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज असाइंड टू इट। इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी ड्यूटी को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए, है ना। और उसके ऊपर किसी तरह का एनक्रोचमेंट ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो उसके काम में। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कई तरह के प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के लिए दिए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंसी है, वो बनी रहे। जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशंस, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ, है ना। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट किस मोड में होना है सुप्रीम कोर्ट तय करता है। उनका जो टेन्योर है उसकी सिक्योरिटी है, जजेस जो भी कार्यकाल है उसकी सिक्योरिटी है ना। सर्विस कंडीशन वो फिक्स्ड है, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करना बैन है। ठीक है, अगर उसका कंटेम्प्ट होता है कोर्ट का तो पावर है सुप्रीम कोर्ट के बाद की वो पनिशमेंट दे सकता है ना, और अपना जो स्टाफ है उसको अपॉइंट कर सकता है। नाउ इसका अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, है ना। इंडियन फेडरेशन मतलब पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, अगर उनमें आपस में
है ना, डिस्प्यूट्स होते हैं तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर सेंटर और एक या अधिक स्टेट के बीच में कोई डिफरेंसेस है, डिस्प्यूट है ना, एक तरफ सेंटर है, एक तरफ और सेंटर के साथ कुछ स्टेट है और दूसरी तरफ कुछ और स्टेट्स हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट चला आ रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ना। दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस जा सकता है। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। ठीक, जो लोअर कोर्ट में अपील्स हुई उनके अगेंस्ट, उनमें अगर कोई जजमेंट आया तो उनके अगेंस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है ना, जैसे हाई कोर्ट में कोई केस गया और हाई कोर्ट में केस जाने के बाद एक जजमेंट आया, उस जजमेंट से एक पार्टी खुश है, दूसरी पार्टी खुश नहीं है, तो वो पार्टी जो है क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकती है। इट एंजॉयज अ वाइड appellate jurisdiction like appeals in constitutional matter, appeal in civil matter, appeal in criminal matter, है ना। लोअर कोर्ट में मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को लेके कोई जजमेंट आया है या सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर को लेके कोई जजमेंट आया तो उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जा सकती है। फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 143, वो क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द टू कैटेगरी ऑफ द मैटर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं दो मैटर पे। फॉर एग्जाम्पल ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, मान लीजिए किसी लॉ किसी कानून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्रेसिडेंट उसमें राय ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो लॉ है बेसिकली वो क्या है, वो पब्लिक के इंपॉर्टेंस के लिए है। दूसरा, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कोई समझौता हुआ है ना, कोई ट्रीटी हुई है, ठीक है, कोई एंगेजमेंट है या इस तरह का कोई मैटर है तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकते हैं। नाउ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, judicial review is the power of supreme court to examine the constitutionality of legislative enactment and executive orders of both the central and state government. On examination, if they are found to violative of the constitution, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid, null and void by the supreme court. तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऑर्डर पास हुआ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उनका रिव्यू कर सकता है और रिव्यू करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इन एक तरह से ऑर्डर्स के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है या ये इलीगल है ना, है ना, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है तो उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, उस ऑर्डर को वो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।